अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे सेल के बारे में, और आज जो सेल ऑर्गेनेली हमने डिस्कस करनी है वो है न्यूक्लियस। सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस है क्या। तो न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली क्या। सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री है, इसके अलावा ये सेल ऑर्गेनेलिस को भी सराउंड करती है। यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं उनके गिर्द भी एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है जो इन्हें साइटोप्लाज्म से अलग करती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि कंटेन क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होता है, डीएनए या आरएनए की फॉर्म में। सो डीएनए की फॉर्म में मेजरली जो है वो डीएनए होता है जिसका रोल हेरिडिटी में होता है, या जिसने नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटी मटेरियल को पास करना होता है। सो ये क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कंटेन करेगा ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्यों कहा, सेल के बारे में जब हमने पढ़ा तो हम देखते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, एंड एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के गिर्द या न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्द, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती है। और इसके अलावा अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है वो किसी भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बगैर फ्रीली मूव होगा, प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होगा, न्यूक्लियर मटेरियल या डीएनए जो है वो एक न्यूक्लियस में या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में मौजूद होगा। ठीक है। तो ये है कि न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने ये कहा है कि न्यूक्लियस जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाते हैं, तमाम हायर ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हों या मल्टी सेलुलर हों। यानी इसमें तमाम एनिमल, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह वो आ जाएंगे जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइन है। और प्रोकैरियोटिक में, प्रो मतलब जो पहले थे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक, उनमें क्या होगा, उनमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ टाइप्स हैं वो आती हैं। ठीक है। सो ये किसकी प्रॉपर्टी है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। एज सच इट सर्व टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब ये क्या कर रहा है, ये मेंटेन करता है सेल को, क्या कौन से दो फंक्शन फैसिलिटेट करके, एक तो ट्रांसक्रिप्शन का और एक रेप्लिकेशन का। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन क्या है। रेप्लिकेशन ये होती है कि जब सेल डिवाइड होना होता है तो उस सबसे पहले उसमें जो है वो उसका न्यूक्लियस या उसके मटेरियल जो है, न्यूक्लियर मटेरियल वो डबल होता है। सो रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, जिसमें जो है वो जो हमारी सेल में मौजूद है डीएनए उसको डबल किया जाएगा, उसको कॉपी किया जाएगा। सो डीएनए की कॉपी बनना या ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए का कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनना, वो तो उसको हम कहेंगे कि रेप्लिकेशन हो गई, यानी कि डीएनए का नंबर डबल हो गया। और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में सेल का जो है डीएनए वो मैसेज देता है या आरएनए की फॉर्म में, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यानी न्यूक्लियस तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है प्रोटीन्स की मदद से, और इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए वो मैसेजेस देगा मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। सो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद आएगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल, यानी उसकी फिजियोलॉजी फंक्शन से रिलेटेड, बायोकेमिकल, सेल की बायोकेमिकल कंपोजिशन को जो मेंटेन रखना है वो भी इसी का काम है, एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ सेल। और रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ सेल में ये क्या है कि सेल की डिवीजन, सेल का डिवाइड होना। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनका पूरे ऑर्गेनिज्म का डिवाइड होना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ऑफ कोर्स एक सेल डिवाइड करके दो सेल जो है वो बनाएगा। लेकिन अगर हमारी तरफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल डिवाइड होते रहते हैं।
तो इसके बेसिक फंक्शन क्या है, एक इन्होंने फिजियोलॉजी को कंट्रोल करना है, एक उसकी केमिकल नेचर कम या केमिकल कंपोजिशन बायोकेमिकल, और उसके बाद जो है वो इसका थर्ड फंक्शन वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो न्यूक्लियस की डायग्राम दिखाई हुई है कि किस तरह का ये होता है। सबसे पहले इसमें एक आउटर कवरिंग या इन्वेल्प होगी जिसे न्यूक्लियर इन्वेल्प कहेंगे। उसके बाद जो है वो इसके अंदर ये थ्रेड लाइक जो है वो कंडेंस फॉर्म में क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद होगा, जो पर्पल कलर के थ्रेड लाइक या इस तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। उसके बाद इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का ग्रेन्यूल लाइक या राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस का। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर पोर मौजूद होंगे, यानी कि छोटे छोटे पोर या सुराख मौजूद होंगे इसकी पूरी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। और उसके बाद ये इसका होल न्यूक्लियस है, और इसके बाद यहाँ पे ये सिस्टर्नी है। अब सिस्टर्नी जो है ये वाला इतना पोर्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। सो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो रहा है, और ये सिस्टर्नी है, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं न्यूक्लियस के। सो सम ऑफ द अदर मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियस इंक्लूड, सबसे पहले इसमें आ रही है फास्फोलिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन, यानी एक फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर मेम्ब्रेन है। जो आम सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके बारे में भी हमने कहा था कि ये फास्फोलिपिड्स बाइलेयर, यानी इसमें फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स हैं, और उन 2 लेयर्स के दरमियान जो है वो प्रोटीन के मालिक्यूल एम्बेडेड हैं या पेरिफेरल या इंट्रिंसिक की फॉर्म में उसके साथ अटैच हैं। तो मेम्ब्रेन है फास्फोलिपिड की। उसके बाद जो है इसमें आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है जिस तरह सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इस तरह वो जो प्लाज्मा लाइक मैट्रिक्स या फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आएगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? एक जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ अंदर कंडेंस फॉर्म में राउंडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे इस पे न्यूक्लियर पोर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ पे अटैच हो रहा है। उसके बाद न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर मौजूद है। उसके बाद ये क्रोमाटिन मौजूद है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर इन्वेल्प या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स हैं, और साथ इसके ये राइबोसोम्स हैं। नेक्स्ट जो है वो अब हम इस एक एक कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट डिस्टिंग्विश द यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। वही है जो हमने पहले पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस या जो है वो जेनेटिक मटेरियल के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, या उसे कहेंगे कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में इनक्लोज्ड है जिसे न्यूक्लियस कह रहे हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये उनको प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से डिस्टिंग्विश कर रही है। Whereas the eukaryotic cells have a nucleus bounded membrane, this is not the case with prokaryotes like bacteria that lack the membrane bounded organelles। वही बात कि जैसा कि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस के जो है वो बाउंडेड होती है मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक के केस में नहीं होता। यानी प्रोकैरियोटिक्स जो हैं वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस को, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस मौजूद होंगी। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में ही लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ डबल लेयर स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड द लिपिड बाइलेयर न्यूक्लियस इन्वेल्प। क्या है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो दूसरी मेम्ब्रेन्स की तरह डबल लेयर स्ट्रक्चर है और फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब क्या है कि जो फॉर्मिंग द लिपिड बाइलेयर न्यूक्लियस इन्वेल्प, जब डबल लेयर स्ट्रक्चर है तो ये लिपिड बाइलेयर की ही न्यूक्लियर इन्वेल्प बना रहे हैं। उसके बाद है द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ टू एक्ट एज अ बैरियर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल फंक्शन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो ये बैरियर के तौर पर एक्ट करती है, दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और सेपरेट कर रही है कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। तो क्या है फंक्शन? बैरियर के तौर पर। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल तो है,
और यानी सेलेक्टिव सब्सटेंस को पास करती है। तो कुछ सब्सटेंस जो सेल ने बाहर भेजने होते हैं उन्हें भेजती है, और जो अंदर लाने होते हैं उन्हें सेलेक्टिवली सब्सटेंस को अंदर लाती है। तो सेम एज़ इन द केस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सेलेक्टिवली परमिएबल होगी या बैरियर के तौर पर एक्ट करेगी, और जो कुछ जो है वो सब्सटेंस को पास करेगी, कुछ को आने देगी, और इसके अलावा बैरियर के तौर पर कैसे एक्ट करेगी कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करेगी। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म, सेकंड जो है वो पॉइंट न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, उसको अपने माइंड में रखें तो समझना इजी होगा। द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर इनवेल्प एंड द न्यूक्लियोलस इज फिल्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रैन्यूल्स। ट्रांसपेरेंट है, सेमी सॉलिड ग्रैन्यूल्स हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस और द मैट्रिक्स नोन एज द न्यूक्लियर प्लाज्म, और क्रोमेटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोलस रिमेन सस्पेंडेड इन इट, और इसमें थ्रेड लाइक क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड रहता है। तो अब हम एक एक पॉइंट देखते हैं कि क्या है। स्पेस है न्यूक्लियर इनवेल्प्स के दरमियान और न्यूक्लियोलस के दरमियान, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे हमने देखा था, तो क्या है स्पेस में देखा जाए तो ये वाला जो है वो न्यूक्लियोलस है, और ये वाली जो है वो इसकी मेम्ब्रेन है। तो इसके दरमियान ये जो इतना स्ट्रक्चर है, ये जेली लाइक, ये सेमी सॉलिड फ्लूइड जो है, इसको कहेंगे कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है कि एक तो उनके दरमियान फील्ड है, और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है ये ट्रांसपेरेंट है, यानी बिल्कुल शफाफ है। सेमी सॉलिड ग्रैन्यूल, सेमी सॉलिड मतलब ना तो प्रॉपर सॉलिड है और ना ही लिक्विड, इनकी इंटरमीडिएट कंडीशन जेली लाइक है। ग्रैन्यूल्स मतलब ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर, ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे। ग्राउंड सब्सटेंसेस और मैट्रिक्स नोन एज, यानी इनमें मौजूद इन ग्राउंड सब्सटेंसेस या इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, तो इसको के लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि क्रोमेटिन थ्रेड्स, और इसमें न्यूक्लियोलस जो है वो सस्पेंडेड रहता है। कैसे, यहाँ पे हमने देखा था कि ये वाले जो हैं पर्पल कलर के क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, और ये जो है वो न्यूक्लियोलस है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर सस्पेंडेड हैं, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो यही बात करें कि इसमें थ्रेड लाइक जो क्रोमेटिन्स हैं और जो न्यूक्लियोलस है ये इसमें सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद है। इसके बाद जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में लिखा है कि द न्यूक्लियो कंटेन मेनली द न्यूक्लियोप्रोटीन्स बट आल्सो कंटेन द न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड मिनरल्स। अब बेसिकली तो इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स ही मौजूद होती हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो न्यूक्लियस की ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। उसके बाद फिर ये न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर दिखाया है, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, क्रोमेटिन मौजूद है, न्यूक्लियर पोर है, और फिर न्यूक्लियर इनवेल्प है। सो अब थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या है, द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस इज़ द न्यूक्लियोलस। यानी न्यूक्लियस को अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आ रहा होता है वो न्यूक्लियोलस का होता है। और न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम प्रोटेक्शन फैक्ट्री है, यानी आरएनए राइबोसोम्स बनाता है, डिस्टिंग्विश टू फुलफिल द नीड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और इनको डिज़ाइन मतलब क्यों किया गया है, फुलफिल करने के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ आरएनए को, यानी लार्ज अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए। एंड असेंबल ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट, और राइबोसोमल सब यूनिट्स को जोड़ने के लिए। सो हम क्या कहेंगे, जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम प्रोडक्शन फैक्ट्री है, और ये जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाता है राइबोसोमल आरएनए की, और वो असेंबल्स होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट को। यानी कि न्यूक्लियोलस का काम ये है कि इसने असेंबली करवानी है राइबोसोम्स को, और उसके बाद जो है ये इसके को न्यूक्लियस को छोड़कर न्यूक्लियस को छोड़कर जो है वो न्यूक्लियो प्लाज्म में जाएंगे, और फिर न्यूक्लियो प्लाज्म से ये न्यूक्लियर इनवेल्प में न्यूक्लियर पोर से पार होके साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन हमें पता है क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। उसके बाद ये फिर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ही दिखाया हुआ है, ये भी आप डायग्राम देख लें। उसके बाद बात करें न्यूक्लियर पोर की, कि जो न्यूक्लियर इनवेल्प में जो न्यूक्लियर पोर हैं वो किस तरह मौजूद होते हैं। जो यहाँ पे हमने देखा था न्यूक्लियर पोर इस तरह के आपके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पिट्स लाइक या इस तरह के जो गड़े से हैं, ये क्या हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं।
सो न्यूक्लियर पोर क्या हैं? द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस आर द ओनली चैनल थ्रू विच द small polar molecules, ions and the macromolecules are travels between the nucleus and the cytoplasm. सो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो चैनल्स हैं जिनके ज़रिए स्मॉल पोलर मालिक्यूल जैसा कि आयंस वगैरह और वो पास करते हैं, और मैक्रो मालिक्यूल्स की बात करें तो प्रोटीन और आरएनएस जो हैं वो पास करते हैं कहाँ? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। यानी न्यूक्लियर पोर जो है वो एक चैनल है, एक रास्ता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। अगर न्यूक्लियस को कोई मटेरियल चाहिए तो वो जो है वो इधर से साइटोप्लाज्म से लेगा न्यूक्लियर पोर के ज़रिए, और अगर न्यूक्लियस ने कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में भेजनी है तो वो भी न्यूक्लियर पोर से ही भेजेगा। ठीक है। सो क्या है? चैनल्स प्रोटीन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। जिस तरह मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन में लार्ज मॉलिक्यूल्स के पास करने के लिए जो है वो प्रोटीन जो है वो चैनल्स मौजूद होते हैं जो कैरियर के तौर पर एक्ट करेंगी और उनको पास करवाएंगी। Pore is responsible for the selective traffic of protein and RNAs between the nucleus and cytoplasm. So वही क्या है? selective traffic, selective substance को पास करने देंगे। आगे ये न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। इसमें ये वाला जो है वो न्यूक्लियर पोर मौजूद है, इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। उसके बाद बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। सो इन द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। सो किस पे मुश्तमिल है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में, और 8 टाइप की जो है ना, या 8 हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसमें ये होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं, और इसमें क्या है? एक प्रॉपर जो है वो थ्रेड होगा डीएनए का, इसमें कुछ इंटरवल्स पर जो है वो कॉइल होगा 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द। तो एक इस तरह की स्ट्रिंग आएगी, जिस तरह के एक स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर हमने बीड्स जो हैं वो भरे हुए हैं, तो इस तरह की ये लुक देगा। Chromosomes in the nucleus are tightly packed, which make it possible for every large amount of genetic material to be contained in such a small specific. So इसमें क्रोमोसोम्स में जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इतने टाइटली पैक होते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, हमारा डीएनए कितना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और कितना लार्ज स्ट्रक्चर है वो सारा जो है वो इसके अंदर कॉइल होकर अरेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके साइज़ और शेप की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस जो होता है वो यूजली स्फेरिकल इन शेप होता है, और इसका साइज़ जो है वो 4 से 10 मिलीमीटर तक होता है डायामीटर में। उसके बाद आ रहा है लास्ट पॉइंट फंक्शंस के बारे में। सो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को करना या कंट्रोल सेंटर। बाय हाउसिंग द सेल जीनोम द न्यूक्लियस सर्व बोथ एज अ रिपोजिटरीज फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड एक्ट एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। सो क्या कर रहा है कि सेल्स के जीनोम को का कंट्रोल करता है, तो ये सर्व करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी पास करेगा और सेल का कंट्रोल सेंटर भी। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब डीएनए की सूरत में इसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, और जब सेल डिवाइड हो के नेक्स्ट जनरेशन में पास करना है तो वो इन्फॉर्मेशन को डीएनए की फॉर्म में ही पास करेगा। और उसके बाद कंट्रोल सेंटर ये कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ जो सेल कर रहा होता है वो सारी जो हैं वो इसके कंट्रोल में होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो जीन एक्सप्रेशन के रिलेटेड है। फर्स्ट रिक्वायर्ड ट्रांसक्रिप्शन विच इज़ द प्रोसेस बाय विच द डीएनए इज़ ट्रांसक्राइब इनटू द मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले क्या है कि इसकी जीन एक्सप्रेशन में ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनवाएगा। और एज द न्यूक्लियस इज़ द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन्स विद इन द न्यूक्लियस प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग द प्रोसेस। तो अब जैसा कि ये साइट है ट्रांसक्रिप्शन की, तो प्रोटीन जो है वो इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए का बनना, और ये क्या है? साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। सो यहाँ पे प्रोटीन्स मौजूद हैं। थर्ड फंक्शन है द प्रेजेंस ऑफ द सेलेक्टिवली परमिएबल न्यूक्लियर इनवेल्व सेपरेट द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। वही बैरियर के तौर पर एक्ट कर रही है, सो सेपरेट कर रही है न्यूक्लियस को फ्रॉम के कंटेंट को साइटोप्लाज्म से, यानी न्यूक्लियर प्लाज्म साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है, उनमें बाउंड्री के तौर पर, बैरियर के तौर पर एक्ट कर रही है। फोर्थ फंक्शन में ये है कि इट कंट्रोल द सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रही है।
सेल डिवीजन को कैसे करा है कि जब सेल जो है वो अपनी प्रॉपर साइज़ अटेन कर लेता है तो सेल डिवाइड होकर फर्दर न्यू सेल बनाता है। सेल डिवीजन कब करवानी है, अब सेल इस कंडीशन में है कि वो जो है वो डिवीजन कर सकता है, या सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस और उसकी तमाम फेजेस जो हैं वो कंट्रोल किसने करनी है, वो भी इस सेल ऑर्गेनेली यानी न्यूक्लियस ने कंट्रोल करनी है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं और उन ऑर्गेनेलिस जो है जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं वो एक्टिविटीज़ जो है वो न्यूक्लियस ने कंट्रोल करनी है। हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्ट करता है तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर, और किस तरह इनको ट्रांसक्राइब करके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, यानी किसी भी काम के लिए जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होंगी उनको जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा, उनको आरएनए मैसेंजर आरएनए बनवाएगा, और फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो उनको राइबोसोम्स के पास भेजेगा। वहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो है वो मिलके ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेंगे, और जो भी प्रोटीन जो है वो डीएनए ने इंस्ट्रक्शन दी होगी वो बनवाएंगे, और इस तरह वो तमाम सेल की एक्टिविटीज़ या साइटोप्लाज्म में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा है। आज हमने क्या डिस्कस किया, न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस जो है वो किस तरह की ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस की ऑर्गेनेली के बाद हमने इसके कंपोनेंट्स को देख के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियर इनवेल्प है। उसके बाद हमने इसके साइज़ और शेप की बात की, और लास्ट पे हमने इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस किए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।